नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो हम यहां पर जो एस्टेट का आपका पीआरटी जो 1 से 5 तक होता है उससे प्रीवियस ईयर पेपर विगत 5 वर्षों के करवाए जा रहे हैं। यानी कि 2018 से लगाकर 22 तक जितने भी पेपर आपके हैं विगत 5 वर्षों के सारे यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें अभी तक हम आपको बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन लगभग 4-5 विषय के हम आपको प्रश्न दे चुके हैं। अब यहाँ पर जो इसमें तार्किक अभिक्षमता और सामान्य ज्ञान को छोड़कर जो मात्रात्मक योग्यता यानी कि जो मैथ्स के प्रश्न बचे हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जाएगा। और ये जो बाकी के जो वीडियो हम दिए हैं 2018 से 22 तक विगत 5 वर्षों के हैं, यहाँ पर 2022 का मात्र 2022 में जो प्रश्न पूछे गए मैथ्स का उसको सोल्व करवाएंगे। उसके बाद में आपका 21 का आएगा, फिर 19 का, 20 का आएगा, फिर 19 का आएगा, फिर 18 का। इस प्रकार से मैथ्स के प्रश्न आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर 2022 का जो पेपर है उसमें जो मैथ्स का प्रश्न पूछा गया था इस प्रकार से था पहला, और जितना हो सके मैं यहाँ पर ट्रिक का यूज करूंगा और आसान ट्रिक में आपको बताऊंगा। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है करनी में 6 है, फिर प्लस है, फिर करनी में 6, फिर प्लस है, करनी में 6 प्लस है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये कहां तक जा रहा है, अनंत है और ये अनंत के बराबर है। तो इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं तो उसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर पहले प्रश्न को हम लिख लेते हैं। 6 प्लस करनी में फिर 6 है, फिर प्लस है, फिर करनी में 6 है। इस प्रकार से कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है ये, है ना, और ये इसके बराबर है अनंत के। तो इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं तो उसको आप कैसे हल करेंगे, देखिए चाहे प्लस आ जाए यहाँ पर या फिर माइनस आ जाए, है ना, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको, इनको तोड़ लेना। जो 6 है ना, जो संख्या यहाँ पर दी हुई है उसको आपको क्या करना है, तोड़ लेना है। और तोड़ेंगे कैसे कि उन दोनों का डिफरेंस क्या हो, 1 हो दोनों का डिफरेंस। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि हम इसको 2 इंटू 3 करें, है ना, या फिर 3 इंटू 2 करें, है ना, क्या करेंगे 3 इंटू 2 करेंगे, तो इसका जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो कितना है, 1 है। हमेशा 1 होना चाहिए। आप बोलेंगे सर 6 इंटू 1 भी तो कर सकते हैं, लेकिन इनका जो डिफरेंस 6 और 1 का वो कितना है, 5 है, लेकिन हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 1 चाहिए। हमेशा ये इस बात का ध्यान रखना, और इस बात का विशेष ध्यान रखना यदि प्लस में पूछा गया है तो हमेशा जो बड़ी संख्या है वो हमारा आंसर होगा। और यदि यहाँ पर माइनस दे रखा होगा, प्लस की जगह यदि माइनस आ जाए, जो सबसे छोटी संख्या है वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या होगा, 3, और 3 पहले वाले विकल्प में होगा। इस प्रकार से आपका पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा, है ना। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हमको ऐसे तोड़ना है इस संख्या को, जो संख्या दे रखी होगी कि उसके बीच का अंतर 1 प्राप्त हो, है ना, और वही आपका आंसर होगा। जो बड़ी संख्या हो प्लस हो माइनस हो, तो जो छोटी संख्या है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, ये रहा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 4000 रुपए पर चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा जबकि दर 5% वार्षिक एवं 2 वर्ष का समय हो। यहाँ पर देखिए जो रुपए हैं वो 4000 दिया है, दर आपकी 5% दिया हुआ है और समय आपका 2 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ पर आप यदि फार्मूला सूत्र लगाएंगे तो हर एक यदि प्रश्नों को देखेंगे तो हर एक प्रश्न का अलग अलग फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले हैं, आप उनको कैसे याद करेंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसके माध्यम से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, हम सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और फिर साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने का आसान तरीका है और सभी को पता है ना, बचपन में सभी ने साधारण ब्याज निकाला होगा। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, 4000 का 5% 2 वर्ष का हम कैसे निकालेंगे, तो हम लिख के भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 4000 इंटू 1 मिनट, हाँ 4000 इंटू 5% है और कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। प्रतिशत है तो हम नीचे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे ना, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, 5 दूनी 10 और 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 होगा और 1 जीरो यानी कि 400। तो हमारा जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना है आपका, 400 रुपए, यानी कि टोटल कितना हो गया, ब्याज जोड़ के 4400 मैं इधर लिख देता हूं, है ना, 4400 हो गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्योंकि दोनों का अंतर हमें यहाँ पर बताना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज आप 4000 इंटू 5 इंटू 2 नहीं कर सकते, क्योंकि हर वर्ष ये बढ़ता रहता है। तो हमें प्रति वर्ष निकालना होगा। प्रति वर्ष निकालने के लिए हम इधर कर लेते हैं 4000 का हम यहाँ पर 5% निकालेंगे, 2 वर्ष का है तो ये 1 वर्ष का हो जाएगा, है ना।
तो 1 वर्ष का आप निकालेंगे तो कितना होगा, 5 को 20 200। तो अब जो आपका ब्याज लगेगा वो 4000 और 200 यानी कि 4200 पे लगेगा अगले साल, है ना। इसी प्रकार को, और ऐसे ही जो ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और इसका फिर हम 5% निकालेंगे, क्योंकि 1 वर्ष का हम निकाल चुके हैं, दूसरे वर्ष का हमें निकालना है। तो फिर 100 हम लिख देंगे बटे में, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10 और 4 5 20 और 21। पहले साल का ब्याज कितना लगा, 200 रुपए। दूसरे साल का ब्याज कितना लगा, 210। टोटल कितना हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका हो गया 410, है ना। 200 210 कितने हो गए, 410। और टोटल कितना हो गया आपका, 4410 रुपए। अब यहां पर अंतर पूछा गया है किसमें, ब्याज का। तो ब्याज का अंतर कितना है आपका, मात्र 10 रुपए है। और ये 10 रुपए आपका कहां पर है, तीसरे वाले विकल्प में। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं ना। सरल सा है, दोनों को अलग अलग निकालना है, माइनस कर देना। अंतर पूछा तो माइनस कर देना है, यदि प्लस पूछते तो इसको जोड़ देते हैं ना। बस इतना सा करना है, बाकी कुछ इसमें खास बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका तीसरा। यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत, चाहे लाभ पूछे या फिर हानि पूछे। एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उस ट्रिक से हल करेंगे तो आसानी से आप मिनटों में, मिनट भी नहीं लगेगी आपको हल करने में। देखिए 12 वस्तुएं का विक्रय किया है और 15 वस्तु का क्रय किया है, यानी कि उसको फायदा कितने वस्तु का हुआ, यहां पर सीधे सीधे पूछा गया कि भाई लाभ हुआ है। लाभ वस्तुओं का हुआ है, कितनी वस्तुओं का हुआ है, मात्र 3 वस्तुओं, है ना। और खरीदी कितनी थी उसने, विक्रय कितना किया था उसने, सॉरी बेचा कितना था उसने, 12। तो इस 12 को हमें नीचे लिखना है। जो विक्रय मूल्य है उसको हमेशा याद रखिएगा, नीचे लिखना होगा। और यहां पर प्रतिशत पूछा गया, लाभ प्रतिशत, तो इनटू हमें क्या कर देना है, 100 कर देना है। बस इतना ही आपको करना, ध्यान क्या देना है, जो लाभ हुआ या फिर हानि हुई है उसको हमेशा ऊपर लिखना है, जो विक्रय किया है उसको हमेशा नीचे लिखना है। तो हम यहाँ पर काटेंगे, 3 चौक कितने होंगे, 12, और 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 25। और प्रतिशत होगा ये 25%, यानी कि उसे लाभ कितना हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। याद रखिएगा, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, वो भी कुछ ही समय में। तो 25% यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि 80 का 30% बटे 100 बटा 24 हो तो यहाँ पर 100 का मान आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप यहीं पर हल कर सकते हैं। देखिए 8 या कितने होते, 24, यानी कि 24%। यदि आपको ऐसा नहीं लगता है, निकालना आता है, तो मैं यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ। 80 इंटू 30 बटे 100, है ना। हम 80 का 30% निकालेंगे, 24 आएगा। देखिए यहाँ पर 0 0 कट गए तो 8 के कितने हुए, 24। 24 बटे x बराबर 24। यहां पर कुछ नहीं तो हम क्या कर देंगे, बटे में 1 लगा देंगे। और जहां पर बराबर आ जाता तो वहां पर क्या होता है, हमेशा तिर्यक गुणा होता है। तो तिर्यक गुणा क्या हो गया आपका, 24x बराबर 24। यहां पर भी कुछ नहीं तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो 24 कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि x बराबर 24 बटे 24। 24 से 24 काटेंगे तो क्या आएगा आपका 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1। और 1 कहां पर है, आपके तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखिए कितने सरल प्रश्न और कैसे आप कितनी जल्दी इनको हल कर देंगे। सूत्र से आप देखेंगे तो काफी समय लगेगा, बिना सूत्र से आपको हर प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में सरल करना पूछा गया है। जो संख्या दी गई है इसको हमें सरल करना है। सरल करने का तरीका आपको पता होगा, बोडोमास का नियम यहाँ पर लगेगा। सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना होगा, और कोष्टक में भी जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कोष्टक होगा उसको हल करना होगा। सबसे छोटा कोष्टक ये रहा, फिर उसके बाद हम मझले कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद हम बड़े कोष्टक को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ छोटे कोष्टक को इतना इतना हल करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 + 2 भागित 3। अब इस भागित 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। और जब यहाँ पर प्लस आ जाता है बीच में तो हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा एलसीएम लेके इसको हल करना पड़ता है। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, है ना। 3 का भाग 1 में देंगे 3 आएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। प्लस 3 एकम 3 और 3 एकम 3 1 आ गया, और यहाँ पर 2 एकम 2 होगा, है ना। 6 और 2 कितना हो गया आपका 8। 8/3 यानी कि इतना जो हमने हल किया है वहां पर क्या आ जाएगा, 8/3। ये यहां से यहां तक हल हो गया। हमें अब मझले कोष्टक को हल करना है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 8/3। अब हमको हल करना है ये वाले कोष्टक, मझले कोष्टक को। 2 + 2 भागित 8/3। यहां पर लिख देते हैं 2 + 2 भागित 8/3। अब हमें यहां से यहां तक हल करना है।
तो यहाँ पर देखिए जब भी भागित आ जाता है हमें यहाँ पर गुणा में इसको परिवर्तित करेंगे, और जब गुणा में हम इसको परिवर्तित करते हैं तो संख्या को बदल दिया जाता है, यानी कि 3/8 हो जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। यहाँ पर पूरी संख्या लिख लेते हैं पहले, 2 + 3 दूनी 6/8। इसको छोटा कर लेते हैं, 2 से 2 × 6, 2 × 4 = 8 संख्या हमें प्राप्त हो गई 2 + 3/4। अब यहाँ पर हमें हल करना, फिर प्लस आएगा तो फिर हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एकम 4, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि 8 और 3 कितना हो गया आपका 11, 11/4। यहां से यहां तक कितना लिख देंगे आप, 11/4 लिख देंगे। अब बचा आपका बड़ा कोष्टक। तो हम यहाँ पर अब बड़े कोष्टक को हल करेंगे, तो थोड़े से यहाँ पर संख्या लिख लेंगे, ये वाला जो कोष्टक है, और यहां से यहां तक हमने हल किया तो क्या हमें प्राप्त हुआ 11/4 प्राप्त हुआ। अब जो संख्या बची है वो आपकी बची है 2 + 2 भागित, जैसे कि यहाँ पर भागित इसको हम इंटू करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 4 बटे कितना हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब यहाँ पर गुणा का निशान है तो हम इसे यहाँ पर 2 प्लस इसको 4 दूनी कितने कर देंगे 8 कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका बटे में 11। फिर यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर एलसीएम लेते, 1 और 11 का एलसीएम 11 होगा, और यहाँ पर 11 दून कितने हो जाएंगे आपके 22 हो जाएंगे, और यहाँ पर 8 का 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 11 का भाग 11 में देंगे 1 होगा, और यहाँ पर 8 का 8 आ जाएगा। तो 12 और 8 कितने हो गए आपके 30 हो गए, 30/11 कितने हो गए 30/11। अब अपना क्या बचा लास्ट में 2 भागित बचा हुआ है। तो यहाँ पर 2 भागित, मैंने बोला था कि जब भागित आ जाए जब क्या करना है, गुणा करना है, और संख्या को क्या करना है बदल देना है। 11/30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 11 दूना 22/30। क्या 22/30 है क्या विकल्प में, नहीं है, तो हम इसे क्या कर लेंगे छोटा कर लेंगे, है ना। किससे करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 30 को काटेंगे तो 15 दूनी कितने होते 30 होते हैं। तो 11/15, क्या 11/15 है विकल्प में, तीसरे वाले विकल्प में है, और यही आपका आंसर होगा। यदि आंसर नहीं मिले तो उसको आप छोटा कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, और इसी प्रकार से ये हल होगा, है ना। चलिए, इसमें किसी प्रकार के ट्रिक ना फार्मूला लगता है, ये साधारण सा सिंपल सा प्रश्न है, और इसी प्रकार से हल होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती, कौन सी जनसंख्या बढ़ रही है 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, और यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर दे रखी 4410 हो, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यहाँ पर पूछी गई है। इस प्रकार के यदि प्रश्न आपके सामने आते हैं तो उनको ऑप्शन से करना बहुत ही आसान होता है, चुटकियों में आप कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर प्रश्न यानी कि ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, फिर ऑप्शन से भी आपको हल करना सिखाएंगे किस प्रकार से इन प्रश्नों को आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। तो ट्रिक क्या है, तो वर्तमान पहले लिख लेते हैं कि भाई वर्तमान जनसंख्या कितनी है, अभी फिलहाल में 4410। हमें 2 वर्ष पहले की चाहिए कि 2 वर्ष पहले क्या थी। तो हम जब भी हल करते हैं तो हम x को मान के चलते हैं, लेकिन x की जगह हमें क्या मानना है, हमेशा 100 मानना है। यानी कि 2 वर्ष पहले कितनी थी 100% थी जनसंख्या, कितनी 100% थी, लेकिन 5% बढ़ गई। अगले वर्ष कितनी बढ़ गई 5% बढ़ गई, तो बढ़कर कितना हो गई 105% हो गई। लेकिन फिर 2 वर्ष का पूछा है, फिर आपकी 5% बढ़ी, तो इसको 105 पर 5% लगाना है, क्योंकि प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है। तो 105 का हमें 5% निकालना होगा, है ना, क्योंकि 1 वर्ष का हम निकाल चुके हैं, ये दूसरा वर्ष का। जैसे हम चक्रवर्ती ब्याज मैंने आपको बताया है, उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो आपका 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये 21 बार कटेगा, है ना, और ये आपका 5 चुक 20 हो जाएगा, और 4 से हम 21 को काटेंगे तो 5 चुक 4 पंजे 20 हो जाएगा, भागने जा रही जिसकी दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 4 दून 8 हो जाएगा, दशमलव लगा 4 दून 8 और 4 पंजे 20। दूसरे वर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ी, पहले वर्ष बढ़ी 5%, और दूसरे वर्ष बढ़ी आपकी 5.25, कितनी हो गई टोटल 10.25। कहने का मतलब है कि 100% से बढ़कर कितनी हो गई परसेंटेज में 10.25, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज में और यहाँ पर 100 लगा देंगे, क्योंकि 100 हमारी 2 वर्ष पहले थी, तो ये कितनी हो गई 110.5, यानी कि 110.5 बराबर कितनी है आपकी 4410 जनसंख्या है ये, है ना, बड़ी हुई जनसंख्या है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले हमने क्या माना था 100% माना था,
तो यानी कि 100% बराबर हमें बताना है कि भाई कितना होगा, 100% बराबर हमें निकालना है। तो यहाँ पर 4000 कैसे निकालेंगे भाई, 4410 बटे 110.25। यदि हम इसका भाग देंगे तभी तो हमें 1% का ज्ञात होगा, और जब 1% का ज्ञात हो जाएगा तो हमें कितना का निकालना, 100% का। तो इंटू हमें क्या कर देना है, यहाँ पर 100 कर देना है ना। दशमलव यदि हमने हटाई तो 2 संख्या है तो 2 जीरो लग जाएगी, और जब हम इसे काटेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, काट के देख लीजिएगा, 40 प्राप्त होगा, है ना। 1,10,000 सॉरी 11,025 में यदि आप 40 का गुणा करेंगे तो आपके सामने जो संख्या होगी वो ये निकल के आएगी 4,41,000, है ना। तो 40 इंटू 100 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपका, 4,000। और यही आपका आंसर है, कितना होगा आपका, 4,000 होगा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। अब इसी प्रश्न को देखिए, आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीजें करी है, लेकिन ये साधारण सी बातें हैं, यदि आप करेंगे, इसको 1-2 बार करेंगे तो आपको आसानी से और आ जाएगा, है ना। यदि हम इसको ऑप्शन से करते हैं, माना कि 4,000, देखिए आप 4,410 में जो पास है उसको लेंगे तो एक तो 4200 है और एक 4,000 है। तो हम सबसे पहले जो विकल्प हमें आया है आंसर, उसको लेते 4,000। यदि हमने यहाँ पर 4,000 मान लिया कि भाई 2 वर्ष पहले कितनी थी, 4,000 थी। 4,000 का 5% कितना होता है, 2 वर्ष के लिए निकालना है। 4,000 का 5% होता है आपका, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, आपकी 5 कितने होते हैं, 20, और जीरो लगा दिया ना 200। इतने यानी कि कहने का मतलब है कि एक वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ी, 200। कितनी जनसंख्या हो गई एक वर्ष में, 4,200। फिर 5% बढ़ी, फिर 5% निकाल लो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 210। थोड़ी देर पहले बताया था। तो देखिए पहले वर्ष 210 बढ़ी, पहले वर्ष 200 बढ़ी और दूसरे वर्ष 210 बढ़ी, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 410। अब 4,000 में 410 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,410। हमें ये अंक प्राप्त करना था, वो अंक हमें प्राप्त हो गया है। यदि आप 42 से निकालोगे तो आपको ये 4,410 प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं, वो भी बड़ी सरलता से, है ना। ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। जो विकल्प है उसको चुन लेना है। 2 वर्ष के लिए पूछा है तो 5% के लिए 2 वर्ष का निकाल देना है। 3 वर्ष का पूछा है तो 3 वर्ष के लिए निकाल देना है ना। चलिए, आंसर होगा आपका 4,000। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपका, एक वर्ग के चारों ओर फेंसिंग करने के क्रम में 36 खंभों को स्थायी किया गया। यदि 2 क्रमागत खंभों के मध्य दूरी 6 मीटर हो तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को यदि हल करना है तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। छोटी ऊपर नीचे हो गया है तो आपको ध्यान देना है कि वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अब हम देखेंगे प्रश्न को। क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो फेंसिंग, चारों तरफ फेंसिंग की गई है और खंबे गाड़े गए। कितने खंबे हैं टोटल, 36 खंबे। अब हमने इस 36 खंबों में चारों तरफ कितने खंबे गाड़ दिए हैं, 4 खंबे यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। तो 4 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 32 बचेगा। अब हम इन 32 को इन चारों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 खंबे यहाँ पर लगेंगे, 8 यहाँ पर लगेंगे, 8 यहाँ पर लगेंगे और 8 यहाँ पर लगेंगे। यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि 36 का हमने 4 का भाग दे दिया, 9 आया है ना, तो 9 यहाँ लिख दिया, यो 9 9 9, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि यदि आप यहाँ पर करेंगे तो जो 9वां खंबा है, इधर का 9वां खंबा, इधर का 9वां खंबा, वो आपस में मिल जाएंगे, यानी कि एक जगह 2 खंबे यहाँ पर लगने का चांसेस रहेंगे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कितने खंबे होने चाहिए, मात्र 1 खंबा होना चाहिए ना, वो रिपीटेड खंबे हो जाएंगे। तो वो खंबे यदि आप जोड़ेंगे तो वो ज्यादा हो जाएंगे, 36 से ज्यादा निकल जाएंगे। लेकिन हमें 36 खंबे गाड़ने हैं तो इसी प्रकार से आपको गाड़ने होंगे। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि इनका जो क्रम है, यानी जो खंबे गड़े हुए हैं, यहाँ पर कितने गड़े हुए, 8 खंबे गड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 खंबे ये रहे आपके, 2 खंबे यहाँ पर गड़े हुए हैं। तो इनकी जो बीच की दूरी है खंबों के क्रमागत, वो कितनी है, ये भी 6 मीटर हो गया, इसके बीच की दूरी 6 मीटर, इसके बीच की 6 मीटर, सभी के बीच की कितनी दूरी होगी आपकी, 6 मीटर हो गई। अब जोड़ लेते हैं, कितने खंबे हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने खंबे हो गए, 9 खंबे हो गए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए टोटल यहाँ पर हमने जोड़ा तो कितने हुए, 9 ही हुए ना खंबे। तो 9 यहाँ हो गए, 9 यहाँ हो गए, 9 9 यहाँ पर हो गए, और उनकी जो दूरी है वो कितने मीटर की है, 6 मीटर की है। तो हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 9 6 कितने होते हैं, 54 मीटर। टोटल कितनी हो गई यहाँ पर, इसकी भी 54 मीटर दूरी हो गई, इसकी भी 54 मीटर दूरी हो गई, इसकी भी 54 मीटर हो गई, और इसकी भी 54 मीटर हो गई दूरी, है ना।
अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 54। तो 54 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है ना, और स्क्वायर निकालेंगे 54 इंटू 54 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, 2916 वर्ग मीटर, और यही आपका आंसर होगा, है ना। ये वर्ग वगैरह तो आपको सभी को आता ही होगा वर्ग करना, नहीं आता है तो 54 इंटू 54 कर लीजिएगा तो भी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यदि करनी में 2n बराबर 64 हो तो n का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, n का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। यदि यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर पहले प्रश्न लिख लेते हैं, करनी में 2n बराबर 64 तो आपको क्या करना है, x का मान सॉरी n का मान ज्ञात करना है। यदि करनी में है 2n, यदि हम इसको बाहर निकालते तो क्या करना होगा, रूट को यदि हम हटाएंगे तो यहाँ पर 2n को क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर 2 की घात n बटे 2। यदि आपको इसे समझ में नहीं आ रहा है तो उदाहरण के तौर पर करनी में 10 है, यदि हमें इसको बाहर निकालना है तो हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकालेंगे 10 है ना, 10 की घात 1 बटे 2 है ना, इसको हम इस प्रकार से बाहर निकालेंगे तो 1 की जगह पर क्या आ गया, यहाँ पर n है तो n लिख दिया और बटे में 2 लिख दिया है ना। उसी प्रकार से यदि हमने इसको तोड़ दिया है तो हमें 64 को भी तोड़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2n की घात 2 बराबर 64 को यदि हम तोड़ेंगे तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 दून 32, 32 दून 64। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ऐसे हमने इसको भी तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर भी घात है और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, घात लगा दी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो बेस है, जो संख्या है वो क्या है, दोनों सेम है। जो बेस है यानी कि जो संख्या दोनों सेम है, तो जब संख्या दोनों सेम होती है तो उनको हटाकर जो यहाँ पर घातें दी हुई है सिर्फ उनको हम लिख देंगे बराबर में। क्या कर देंगे, बराबर में लिख देंगे, यानी कि n बटे 2 बराबर 6। दोनों जब संख्या यानी कि जो बेस है इसका ये दोनों सेम होता तो क्या करते हैं, हम हमेशा जो घात चढ़ी होती है उनको हम बराबर में लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए बराबर है, 6 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं, और जब बराबर होता तो क्या होता है, हमेशा 3 गुना होता है। तो n बराबर क्या आ गया आपका, 6 दून 12। क्या विकल्प में 12 है, ऑप्शन में बिल्कुल 12 है, फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे, क्योंकि नहीं अंतिम नहीं, इसके बाद भी है ना, इसके बाद भी एक प्रश्न है। चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि यदि m एक वर्ग संख्या है तो उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या क्या होगी। अब वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे कि भाई 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। 2 का कितना होता है, 2 दून 4 होता है। 3 का कितना होता है, 3 3 9 होता है। 4 का कितना होता है, 16 होता है। 5 का कितना होता है, 25 होता है। तो ये जो 4 9 16 और 25 है, इसे क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या बोलते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, मान लिया जाए कि इनमें से हमने 16 ले ली, तो उससे यहां पर पूछा गया कि उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या क्या होनी चाहिए, 25, क्योंकि 4 के बाद कितना आता है, 5 आता है, और 5 का वर्ग संख्या क्या होगी आपकी, 25 होगी। तो 16 के बाद जो 25 है, या फिर 9 के बाद जो 16 है, या फिर जो 4 के बाद 9 है, ये संख्या आपकी आनी चाहिए। तो विकल्प में कौन सा है सही विकल्प, इसके बारे में हमें देखना है। तो हमें इनमें से कोई सी भी एक संख्या ले लेनी है। हम ले लेते हैं 16, है ना, 16 ले लो, 9 ले लो, 4 ले लो, 25 ले लो, कोई सी भी ले लो, लेकिन उसकी जो अगली है वो उसका वर्ग संख्या होनी चाहिए अगली, है ना। देखते हैं भाई पहला विकल्प, m की जगह हमने क्या मान लिया, 16 प्लस 4। क्या 16 और 4 मिला के 25 हो रहे हैं क्या, 16 17 18 19 20, कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। कि पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। दूसरे विकल्प को देखते हैं, m की जगह हमें क्या रखना है, 16 रखना है, प्लस 2, फिर करनी में m की जगह फिर हमें 16 रखना है, प्लस 1। तो यहां पर रखा हमने 16 प्लस 2, करनी से इसे बाहर निकालेंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा, इंटू लग जाएगा। और 16 किसका वर्ग होता है, तो ये 4 का होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, करनी से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। सबसे पहले बड़ो मास का नियम लगता है भाई, सबसे पहले गुणा यहाँ पर हल होगा। तो 16 प्लस 4 दून कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 1 हो जाएगा। तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25।
क्या 16 के बाद 25 वर्ग संख्या है? बिल्कुल है। तो दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पर 16 की जगह 4 रख के देख लीजिएगा, 9 रख के देख लीजिएगा, 25 रख के देख लीजिएगा। 25 रखेंगे तो फिर 6 का वर्ग देखना पड़ेगा। 25 के बाद यहाँ संख्या कितनी होनी चाहिए आपकी? 36 होनी चाहिए ना। तो दूसरा वाला विकल्प के माध्यम से आप देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। इसका मतलब दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, तो आज का ये आपका अंतिम प्रश्न है ना। आपका जो पीआरटी 2022 का पेपर हुआ था उसमें आपके रीजनिंग सामान्य अध्ययन के बाद जो प्रश्न बचे थे वो मैथ्स के थे और यहाँ पर ये अंतिम प्रश्न है। और प्रश्न है कि यदि करनी में 1 दे रखा है प्लस फिर करनी में कोष्टक में 1 माइनस 2176 बटे 2401 दे रखा है, इसके बराबर में 1 प्लस x बटे 7 और आपकी यहाँ पर x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में भी आपको जो बोर्डोमास का नियम है उसे ही लागू करना है, उससे ही आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कोष्टक है उसको हल करेंगे, है ना। ये सारी चीज भूल जाइए, सबसे पहले हम कोष्टक को हल कर लेते हैं। तो कोष्टक में लिखा है आपका 1 माइनस 2176 बटे 2401, है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। जब माइनस प्लस होता है तो क्या करना पड़ता है? हमें लघुत्तम लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2401 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 2401 ही आएगा, है ना। 2401 का इंटू 1 में करेंगे तो 2401 आएगा और माइनस है तो माइनस कर देंगे और 2401 का भाग 2401 में देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 2176 में करेंगे तो 2176 आ जाएगा। अब हमें इसमें से 2401 में से 2176 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 225 आ जाएगा। कितना माइनस करेंगे तो 225 और बट्टे में 2401। ये काय में है, यहाँ पर देख करने लगी हुई है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? करनी में लगाना पड़ेगा। तो जब हम करनी, अब हमें यहाँ पर इसको करनी से बाहर निकालना है ना। 225 को 1401 को 225 किसका वर्ग है? तो ये 15 का, 15 इंटू 15 करेंगे 225। 2401 किसका है? तो ये 49 का है। 49 इंटू 49 करेंगे तो 2401 आएगा। ये करनी से बाहर हो गया। देखिए, हम इतना सोल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर +1 लिखा हुआ तो हम यहाँ पर 1 प्लस कर देते हैं। प्लस है तो फिर यहाँ पर हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम कितना आएगा आपका? 1 और 49 का हमेशा 49 आएगा, है ना। 49 इंटू 1 करेंगे तो आपका 49 होगा। प्लस में आपका 49 का भाग 49 में देंगे 1 होगा। 1 का इंटू 15 में करेंगे तो 15 होगा। और 49 प्लस 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 64 होगा। और नीचे कितना होगा? 49 होगा। ये किस में चल रहा है? आपका करनी में चल रहा है ना, यहीं से। ये भी आपका करनी में है और ये भी आपका करनी में है। 64 किसका वर्ग है? तो ये आपका 8 8 64 होता है और 7 7 49, 8 बटे 7। ये सारी जो संख्या लिखी हुई है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देता है ना 8 बटे 7। बराबर में क्या दे रखा है? 1 प्लस x बटे 7। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं है, इसलिए इसका हम लघुत्तम वगैरह कुछ नहीं ले सकते। इसको क्या करना पड़ेगा? जो ये 1 लिखा हुआ है ये हम इधर ले आएंगे, यानी कि बराबर के इधर ले आएंगे। तो ये प्लस का 1 है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 8 बटे 7 माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और बराबर में क्या चला जाएगा? 1 बटे 7 चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लघुत्तम ले सकते हैं। तो 7 और 1 में लघुत्तम यहाँ ले लेते हैं ना, थोड़ा सा जगह की कमी है तो 7 यहाँ ले लेते हैं और 7 एकम 7 और यहाँ पर 8 एकम 8 हो जाएगा। माइनस है, 1 का भाग 7 में देंगे 7 आएगा और 7 का इंटू 1 में करेंगे तो आपका 7 आएगा। तो 8 में से 7 गया तो कितना बचा? 1 बटे 7 हो गया और बराबर इधर कितना हो गया? 1 बटे 7 हो गया। बराबर है तो आप क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर 7x हो गया बराबर 7। यहाँ पर भी बराबर है, फिर तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 7 बराबर 7 बटे 7। 7 से 7 काटेंगे कितना आएगा? 1। विकल्प में 1 है, बिल्कुल है 1 और यही आपका आंसर होगा, है ना। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको समझाने की वजह से इतना सारा ये चीजें मेरे को लिखना पड़ी, लेकिन यदि ये आपको समझा नहीं होता तो हम बहुत कम जगह पे इसको सोल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर आपका जो स्टेट का पीआरटी का 2022 का पेपर है जिसमें मैथ से पूछा गया था, जो 30 प्रश्न है वो अलग है। ये आपका रीजनिंग और सामान्य ज्ञान में जो प्रश्न पूछे गए थे लगभग 9-10 प्रश्न है, उन प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो जल्दी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।